नमस्कार, अपने उत्तर प्रदेश में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पीलीभीत पहुंचे 3 दिवसीय दौरे पर श्रम और सेवा योजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने सभी विकास खंडों में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करी है और साथ ही विकास कार्यों की जमीनी स्तर पर भी हकीकत जानी। वहीं पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने पीलीभीत के प्रभारी मंत्री होने के नाते उन्होंने जिले की 7 विकास खंडों में श्रमिकों को अलग अलग विकास खंडों में पंजीकृत मजदूरों की पढ़ने वाली छात्र छात्राओं को साइकिल वितरित करी है। वहीं पर उन्होंने बताया कि वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार श्रमिकों को अपार लाभ दे रही है। ये पहला मौका है। स्तरीय समीक्षा बैठक का 3 दिवसीय कार्यक्रम जनपद पीलीभीत के लिए लगा हुआ था। आज पूरनपुर विकासखंड की समीक्षा बैठक के बाद जनपद की 7 विकासखंडों की मैंने अलग अलग समीक्षा बैठक पूरी की है जी। जहाँ पर किसी योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार का कोई विलम्ब है, वहाँ पर तत्काल प्रभावी ढंग से उसे ससमय पूरा करने का निर्देश दिया। विकासखंड स्तरीय चलिए आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें, खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, जिस तरीके से मामला निकलकर सामने आया है, क्या कुछ जानकारी आपके पास फिलहाल वहाँ पर, क्या कुछ अपडेट? प्रीति जी, बताना चाहूंगा कि जो जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य जी 3 दिवसीय दौरे पर जनपद पीलीभीत पहुंचे हुए थे और सभी 7 विकास खंडों में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की है उन्होंने। और यहाँ पर श्रम सेवा आयोजन कार्य जो पंजीकृत मजदूर थे उनको यहाँ पर उनकी बच्चों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए साइकिल वितरण, अन्य योजनाओं का भी उन्होंने यहाँ पर समीक्षा की है। साइकिल वितरण भी किया है। और जैसा कि वो पीलीभीत से पूरनपुर विकास खंड का अंतिम दौरे में वो वहां पहुंच रहे थे, तो वहां पर अन्नदाता किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने तो उनको रास्ते में काले झंडे दिखाने का काम किया है और बीजेपी की जिस तरीके की उनकी समस्याएं हैं उस तरीके से वो लोग नाखुश दिख रहे हैं। चलिए संदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जागेश्वर धाम पर सांसद धर्मेंद्र की अभद्रता का मामला सामने आया है। वहीं पर जागेश्वर धाम के पुजारियों की ओर से कहा गया है कि सांसद गत कई वर्षों से यहां पर आ रहे हैं, उनका आचरण अच्छा है। वहीं पर पुजारियों ने कहा कि प्रबंधन कमेटी के लोगों से कहासुनी हुई थी, किसी पुजारी से कोई बात उनकी नहीं हुई। पावन धरती है, युगों सदियों से यहाँ पर काफ़ी लोग आते रहते हैं और जिसमें भी विगत 10 वर्षों से कश्यप जी यहाँ पर हमेशा आए और उन्होंने यहाँ के पंडितों का हमेशा मनोबल ही बढ़ाया और उन पर विश्वास रहा। पंडितों पर विश्वास होने की वजह से आज वो इतनी बड़ी बुलंदियों में है और हमने तो कभी भी उनके आचरण में इस प्रकार की कोई भी कमी कभी नहीं पाई गई हमारे द्वारा। और इस समय जो थोड़ा सा ये विवादित जो मामला हुआ है, इसमें कमेटी का और उनके बीच में हम लोगों का केवल अपना पूजा से मतलब रहा, लेकिन व्यवस्था जो है वो कमेटी के अंडर में आती है। पूर्व सांसद सावित्रीबाई फूले बहराइच के थाना जरवल क्षेत्र में करनेडी गांव में प्रधान की हत्या मामले को लेकर धरने पर बैठ गई है। उनका यह कहना है कि प्रधान की हत्या के मामले में अभी तक कोई भी कार्रवाई पुलिस की ओर से नहीं की गई है। साथ ही हत्यारों को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही उनकी ओर से कहा गया है कि जब तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी तब तक उनका धरना इसी तरीके से चलता रहेगा। की सरकार जब से केंद्र और प्रदेश में बनी है तब से पूरे देश में हत्या, बलात्कार, बड़ी घटनाएं, जघन्य घटनाएं हमारे अनुसूचित जाति के ऊपर हो रहे हैं, जिसका जीता जागता प्रमाण बहराइच के करनिया ग्राम पंचायत के वर्तमान प्रधान जी की गोली मार करके हत्या कर दी गई और हत्या करने वाले लोगों के खिलाफ आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई और उल्टा ही पुलिस प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवार के लोगों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है और जिन लोगों ने हत्या किया है उनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं की गई है। मुजफ्फरनगर में कचहरी स्टेडियम कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और साथ ही प्रधानमंत्री के नाम एटीएम को यहां पर ज्ञापन दिया। वहीं पर डॉक्टर
इसरार सैफी ने मध्य महासचिव उत्तर प्रदेश में बताया कि बेरोजगार में सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही बेरोजगारी पर। इसकी वजह से डीजल और पेट्रोल के दाम भी हर दिन बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर सभी दालें और सरसों का तेल, गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया है कि गरीब की रसोई का हिसाब पूरी तरीके से यहाँ पर डगमगाया हुआ दिखाई दे रहा है। इस दौरान समस्त भारतीय किसान यूनियन, लोक शक्ति के कार्यकर्ता और पदाधिकारी वहां पर मौजूद रहे। आए हैं कि डीजल और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें और दलहन की बढ़ती हुई कीमतें, सरसों का तेल भी डीजल की कीमत से ज़्यादा हो चुका है और रसोई का हाल ख़राब हो चुका है। आम आदमी की रसोई बिगड़ गई है। और दूसरी चीज़, जो किसान हैं, डीजल और पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है, किसान खेती करने पर बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है कि खेती नहीं कर सकता, पानी नहीं दे सकता, खेत में जुताई नहीं कर सकता क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है। और जो भारत सरकार किसान से फसल खरीदती है वो फसल एमएसपी के रेट पर नहीं खरीदती है और किसान को इतनी महंगी चीज़ें लेने के बाद अपनी फसल को सस्ती कीमत पर देनी पड़ती है। जो आए हैं वो इसलिए आए। बरेली में ई रिक्शा चोर गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए हैं और ये लोग लंबे समय से ई रिक्शा की यहाँ पर चोरी क्या करते थे। आपको बता दें, कोतवाली पुलिस की मुखबिर की सूचना पर छापा मारकर रेलवे कॉलोनी की ग्राउंड से सभी आरोपियों को धर दबोचा। साथ ही उनके पास से चार ई रिक्शा और साथ ही 120 नशीली गोलियां, नशीला पाउडर बरामद कर लिया। आगे की कार्रवाई चल रही है। थाना क्षेत्र कैंट के रहने वाले हैं, उनके द्वारा थाना कोतवाली पे एक तहरीर दिया गया। तहरीर में इनके द्वारा बताया गया कि कुछ अज्ञात चोरों द्वारा इनको कोल्ड ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ मिलाकर इनकी ई रिक्शा चोरी कर ली गई। इस संबंध में थाना कोतवाली पे 328, 379 का एक मुकदमा पंजीकृत किया गया और इनके रिक्शे की बरामदगी के लिए एक टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा अथक प्रयास करने के बाद में 4 लोगों को रेलवे कॉलोनी के बाउंड्री वाल के पास से गिरफ्तार किया गया। इन चोरों के निशानदेही पे 3 ई रिक्शा बरामद किए गए हैं और इनके पास से 120 ग्राम नशीला पदार्थ पाउडर एवं नशे की गोलियां बरामद हुई है। अलीगढ़ के छरा कस्बे में एक विवाहिता का शव फंदे से लटका हुआ मिला है। आपको बता दें कि महिला के परिजनों ने ससुराल पर दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया है। आपको यहां पर यह भी बता दें कि मृतका नसीम बानो का निकाह 2 साल पहले मोहल्ला किला निवासी शाहरुख के साथ हुआ था। शादी के बाद से ही ससुराल वालों ने दहेज को लेकर लगातार पीड़िता को परेशान करना शुरू कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मतलब 15 दिन 8 दिन पहले बहुत मारा है। बंद ने भी मारा, सास ने भी मारा, आदमी ने भी मारा, सब लोगों ने मारा। मतलब तो हमारे घर के तो भी खुदारी जैसा करके फिर भी कर गए। तो आप दोबारा आइएगा तो फिर से जान से जो मार दिया, पुलिस लगा दी। ये हुआ टंकी पे लगी थी ना, मार के मैंने कार रोकवाई, मेरा ऊपर कार चढ़ा दी। कार में फिर मैंने लेके आए। कौन ले गई? इसके लड़के और के ये चक्कू मारा है गर्दन पे। ये जो मृत है वो कौन है आपकी? हमारी बहन। तो फांसी किसने लगाई है? फांसी इन्होंने ही लगाई है। इन्होंने लगाई है फांसी। मारा भी था, कल परसों भी मारा है इन्होंने। पहले हमारी माँ कर गई तो फिर मारा है इन्होंने। ऐसा है कि अच्छी खासी की उठी है, सानी पत्तल उन्हें लगा के इधर आ गए। शाम मतलब सब्जी को जाता है जैसे लड़का वो दूसरा की गुड्डू है, तो वो मेरे उसे बैठने से तकिए पर रखा मोबाइल, तो वो दब गया था। तो उसने फिर देखा ना, वो जो है सो होगा दुकान में, बोला तो अम्मी फैज को भेज दो, उधर सो जाएगा, मैं जाऊँगा सब्जी को, गुड्डू की सब्जी लेना। तो वो जैसे मतलब आवाज़ बंद हो गई तो वरना कॉल ना देखी। जब उठाए सो गए तो कॉल देखी तो फिर गुड्डू के पास कॉल करिए। तो कॉल करने पे गुड्डू ने बोले तो ऐसा तुमने कॉल ना उठा पाए तो मैं जो टेम्पो लेकर आ गया हूँ। मैं पारसी पे जन कहाँ बताई कि वहाँ पे आ गया हूँ मैं। तो वो जो है फिर तुरंत ही रात को सोने को गया है। सोने करने के बाद में फिर सानी पता लगा के इधर आ गया। इसने ये सोची होगी कि सरी शान से जैसे ना आए तो मुझसे नाराज दिखे। खबर गाजीपुर से, जहां पर गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह की ओर से अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। और इस अभियान के जरिए कर्रा थाना क्षेत्र के रामपुर माझा में बीते दिनों हुई बुजुर्ग की हत्या के मामले में 3 महिलाओं की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल घर के बंटवारे को लेकर बुजुर्ग की हत्या की गई थी। वहीं पर पूरे मामले में पुलिस ने बहू समेत 2 पुत्रों को गिरफ्तार कर लिया। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस और एसपी सिटी और क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में हो रहा था, हम लोग इसको मॉनिटर कर रहे थे। तो ये ब्लाइंड मर्डर था और प्रारंभ से ही घर वालों पे ही सुई टिक रही थी और उसी बात का
खुलासा जब पूछताछ की गई तो हुआ ये मकान के में हिस्से को देने को लेकर के उनके घर के ही माँ और उनकी 2 बेटियां इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि एक ने पैर पकड़ा, एक ने गमछे से मुंह दबाया, एक ने ईंटे से उनको मार दिया। बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी और उनके 2 सालों पर एक्शन लेते हुए गाजीपुर जिला प्रशासन ने अंसारी के ससुराल पक्ष का घर यहां पर सीज कर दिया है। सीज किए गए घर की कीमत लगभग 1 करोड़ से ज्यादा की आंकी गई है। वहीं पर टीम अब लखनऊ पहुंच गई है, जहां पर उसने लखनऊ में अंसारी की पत्नी का फ्लैट यहां पर कुर्क कर लिया। इसी के क्रम में जो ऐसे कोई लोग थे जो कि इस गैंग के करीबी या सहयोगी थे, उन लोगों के जो असला थे उसके संबंध में पूरा छानबीन किया जा रहा था। इसके अलावा एक शासनादेश के अनुपालन में पूरे जनपद के भी सभी शस्त्र धारकों का भी सत्यापन किया जा रहा था कि उसमें उनके द्वारा खरीदे गए कारतूसों के संबंध में वो ब्यौरा देते। इस पूरे प्रक्रिया के तहत 42 व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, जिसमें 45 शस्त्र लाइसेंसों को निलंबित किया गया है। इसमें से 33 शस्त्र लाइसेंस ये दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत के लोगों के हैं। कानपुर जिला सहकारी बैंक में नियमों को ताक पर रखकर किए गए घोटाले में 3 तत्कालीन ऑफिसर्स पर कार्रवाई की गई है। इनमें से प्रभारी मुख्य कार्यवाहक अधिकारी ए.के. त्रिपाठी, उप महाप्रबंधक ब्रजेश विश्वकर्मा और साथ ही सचिव अशोक वर्धन पाठक को यहां पर सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही बैंक के नाजिर पर कार्रवाई के लिए यहां पर बैंक रोजगार को लिखा गया है। आपको बता दें कि इस मामले में अन्य जिला सहकारी बैंकों ने भी इसी तरीके से नियमों की अनदेखी करी है, जिसकी जांच के बाद में अन्य अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। कानपुर की क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी। यहाँ पर आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच ने फर्जी जमानत कराने वाले 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से 1 वकील और 2 अकाउंटेंट भी शामिल हैं। गिरफ्तार अभियुक्त अपराधियों को फर्जी जमानत पर छुड़ाकर उनसे मोटी रकम वसूला करते थे। साथ ही उनके पास से फर्जी कागज, फोटो, आधार कार्ड, फोटो से संबंधित यहाँ पर फोटो के साथ में कोर्ट से संबंधित कई पेपर उनसे बरामद किए गए। फर्जी जमानतदारों को और उनके रैकेट से जुड़े लोगों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। इनमें से 1 अधिवक्ता हैं, 2 उनके मुंशी हैं और 2 औरैया के रहने वाले ऐसे लोग हैं जो इस पूरे नेक्सस में अलग अलग प्रकार का कार्य करते थे। ये नेक्सस फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना करके और जमानतदारों को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करता था। एक ही जमानतदार बार बार फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पे। कानपुर की क्राइम ब्रांच ने ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो कि अपराधियों को फर्जी जमानत पर छुड़ाकर उनसे मोटी रकम वसूला करते थे और ये गैंग अपराधियों की जमानत के फर्जी पेपर तैयार किया करती थी। कल्याणपुर थाने की पुलिस ने इस मामले में 1 वकील, 2 मुंशी और 2 जमानतदार को यहां पर गिरफ्तार कर लिया है और इससे पहले भी थाना कोतवाली और बिठूर में रहने वाले 6 लोगों को पुलिस जेल भेज चुकी है। वहीं पर लोग इसी तरीके से फर्जी जमानत पेपर तैयार करके अपराधियों को छुड़वाया करते थे। मुजफ्फरनगर में कचहरी स्थित डीएम कार्यालय पर उद्योग व्यापार मंडल के व्यापारियों ने डीएम को ज्ञापन दिया है और साथ ही ज्ञापन के जरिए नगरपालिका में चल रहे भ्रष्टाचार से अवगत करवाते हुए कार्रवाई की मांग करी है। आपको बता दें कि व्यापारियों ने नगरपालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी है। इस दौरान उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण गौतम मित्तल ने बताया है कि नगरपालिका परिषद मुजफ्फरनगर द्वारा अपने पदीय दायित्वों का दुरुपयोग करते हुए मनमाने तरीके से काम यहाँ पर किए जा रहे हैं। कृष्ण गोपाल मित्तल है, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। क्या मामला है जी, आप डीएम ऑफिस आए हैं? मामला ये है कि डीएम नवनियुक्त जिलाधिकारी हैं, उनका हमने स्वागत भी किया और सभी सबूत के साथ नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है उसके कागज सौंपे हैं। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि नगर की जो स्थिति बनी हुई है, इतना टैक्स हाउस टैक्स बढ़ाने के बाद भी लोगों को कोई राहत नहीं मिल रही है। छोटे छोटे बच्चे, औरतें गड्ढों में गिर रही हैं, रिक्शा पलट रही हैं
और खामा-खा भाषणबाजी देने के अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। चेयरमैन गुंडा बदमाश बताती हैं लोगों को और खुद अपने आप शहर की स्थिति पे ध्यान नहीं देती है, कहीं खड़े होकर फोटो खिंचवाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां पर ओम प्रकाश राजभर ने मोर्चे में यहां पर दरार दिखाई दे रही है। ओवैसी की पार्टी तीसरे मोर्चे से यहां पर अलग हो गई है। संयुक्त भागीदारी मोर्चा से यहां पर ओवैसी की पार्टी अलग हो गई है। ओम प्रकाश राजभर से ओवैसी की पार्टी ने यहां पर नाता तोड़ दिया। राजभर के यूपी बीजेपी अध्यक्ष से मिलने पर बवाल हो गया। ओम प्रकाश राजभर ने स्वतंत्र देव सिंह से यहां पर मुलाकात करी थी और उसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे। ओपी राजभर से बीजेपी की बू आती है, असीम वकार की ओर से बात कही गई है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अपनों के साथ धोखा नहीं होने देंगे, जिसकी वजह से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर के मोर्चे में दरार दिखाई दे रही है। ओवैसी की पार्टी तीसरे मोर्चे से फिलहाल अलग हो गई है। संयुक्त भागीदारी मोर्चा से यहाँ पर ओवैसी की पार्टी अलग हो गई है। ओवैसी की पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर से नाता तोड़ दिया। राजभर के यूपी बीजेपी अध्यक्ष से मिलने के बाद ये बवाल हुआ। आपको बता दें ओम प्रकाश राजभर ने स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात करी थी और उसी के बाद में AIMI की प्रवक्ता वकार की ओर से ये कहा कि अब ये गठबंधन और नहीं रह सकता। हमारी पार्टी के नेता और हमारा अपमान हुआ है, हम अपनों के साथ धोखा नहीं होने देंगे। इसी वजह से फिलहाल ओवैसी की पार्टी की ओर से ये फैसला लिया गया कि वो राजभर की पार्टी के साथ अलग हो जाएगी। तो आपको बता दें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां जहां पर लगातार तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। तमाम पार्टियां अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ में गठबंधन करके यहां पर किसी भी तरीके से अपनी सरकार बनाने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। तो उसी बीच में इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। कुछ दिन पहले जिस तरीके से खबर सामने आ रही थी कि यहाँ पर राजभर और ओवैसी की पार्टी एक साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी, हालांकि दोनों का गठबंधन भी हो गया था। दोनों नेता यहां पर एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी नजर आए थे। दोनों नेता यहां पर कई बार आपस में बैठकें करते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि ओवैसी की पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से फिलहाल नाता तोड़ दिया है। और ये नाता क्यों तोड़ा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, जो ये खबर निकलकर सामने आ रही है, कह सकते हैं कि वाकई जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष के मिलने के बाद से लगातार ये आपस में जो अंतर्कलह की खबरें निकलकर सामने आ रही थी और फाइनली अब ये पार्टी अलग हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ओम प्रकाश राजभर आज से कुछ दिन पहले तक बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। लगातार नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे, गठबंधन बनाने की चर्चा हो रही थी। बागमती से मिल रहे थे या कभी अखिलेश यादव से मिलना है, कभी ओवैसी से मिलना है, तो ये लेकर के वो एक गठबंधन बना रहे थे। लेकिन अचानक कल के बाद, कल सुबह के बाद स्थितियां बदल गई। कल वो स्वतंत्र से उनके घर पर लखनऊ में मिलने गए। तो मिलने के बाद उन्होंने जब बात करके मीडिया से बात की, तो एक रास्ता बीजेपी में वापसी का उन्होंने खोल दिया, शर्तें रखी और ये कहा कि ये चीजें अगर बीजेपी मान लेती है तो वो वापस चले जाएंगे एनडीए के साथ। तो कहीं न कहीं अब ये गठबंधन बीजेपी के साथ दोबारा जाने की एक राह खुल गई है। और अब उनके इस बदले हुए तेवर देखते हुए, बदले हुए नजरिए को देखते हुए, उनके साथ जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते थे अब वो धीरे धीरे उनसे अलग हो गए हैं। ओवैसी की पार्टी जो है AIMIM ने उसने साफ तौर पर कह दिया है कि उसका कोई लेना देना नहीं है और ओम प्रकाश राजभर ने गद्दारी की है उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ, राजभर समाज के लोगों के साथ। तो जो लोग भी उनके साथ पहले से जुड़े हुए थे वो धीरे धीरे अपने आप को राजभर से अलग कर रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि ओम प्रकाश राजभर के पास दोबारा विपक्ष में जाने का बीजेपी के साथ ही जाना है और उसके लिए वो बातचीत कर रहे हैं, बार्गेनिंग कर रहे हैं। अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई है अगर हम बात करें विवेक राजभर के यहाँ से? नहीं, ओम प्रकाश राजभर ने कल ये कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के लिए तैयार है, बशर्ते उसकी कुछ बातें हैं जो उनकी एक बड़ी डिमांड ये थी कि कोई ओबीसी चेहरा हो उसको मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी प्रोजेक्ट कर दे, तो वो बीजेपी के और एनडीए के साथ एनडीए में वापस चले जाएंगे। ये बात उन्होंने साफ तौर पर कल कह दी थी। अब बीजेपी खुद को चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट बनाती है, उस पार्टी का अपना मत है, उसकी अपनी राय होगी, उस पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता। लेकिन मुलाकात की है उससे ये एक बात सही साफ हो गई है कि किसी न किसी बहाने से कोई न कोई ऐसा मोड़ आने वाला है जिसके बहाने ओम प्रकाश राजभर वापस एनडीए से ही एनडीए में चले जाएंगे और बीजेपी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के चुनाव लड़ेंगे।
अमित शाह जेपी नड्डा आने वाले हैं लखनऊ में कुछ दिनों के बाद। एक बार फिर से जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात कराए जाने की तैयारी भी हो गई है। वो जब आएंगे तो जेपी नड्डा से मिलेंगे, फिर उस पर अमित शाह आएंगे तो उनकी मुलाकात कराई जाएगी। तो ये सारी चर्चाएं हो रही है, एक रास्ता बन गया है, उनको चलना है और दोबारा से बीजेपी का साथ छोड़कर अब वो कोई विपक्ष का मोर्चा बनाते तो उनके साथ कोई जानने वाला भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के वो बुरी तरह से फंस चुके हैं और अब उनको बीजेपी के साथ ही जाना बिल्कुल विवेक, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कुल मिलाकर वाकई चुनाव में ऐसी तस्वीरें जो दिखाई देती है उसकी शुरुआत यहाँ से हो गई है अब, क्योंकि कब यहाँ पर दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, कब दोस्त दुश्मन जो है वो दोस्त बनते हुए नजर आते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते राजनीति में, और उसकी कह सकते हैं कि ये साफ साफ तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इसमें कोई शक नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं वो गले के नीचे उतरने वाली नहीं है। ऐसा अब तक प्रदेश में किसी विपक्षी दल ने नहीं किया। एनडीए के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा, विधायक बने, अपने 13-14 एमएलए जितवाए, फिर उसके बाद कैबिनेट में मंत्री बने, फिर उसके बाद कैबिनेट मंत्री का पद से निकाल दिए गए, बीजेपी का विरोध करते करते, और फिर जब इलेक्शन आने वाला हो तो फिर से बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो एक तरह से बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गए हैं और अब जितनी राजनीति की हो गई है उन पर जल्दी ही मेरे ख्याल से एनडीए भी बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करेगी। उनका क्या लाभ हो सकता है बीजेपी को, ये बीजेपी जरूर देखेगी, लेकिन उनको अब बहुत कुछ बीजेपी से भी मिलने वाला नहीं है और विपक्ष के में जाने का बिल्कुल बिल्कुल। चलिए विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।